हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस चैनल पे। पिछले वीडियो में बेटा हम लोग फाइलम पोरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिंथेस एस्केल्मिंथेस कर लिया था। क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल हो गया था। आज जो हमारा अगला लेक्चर है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ठीक है बेटा, सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ थोड़ा सा सेल के बारे में बताऊंगा और उसके बाद से क्या करूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको पहले से पता है कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चंस को कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद से स्टडी को या उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है ना। आइए, हमारा जो चैप्टर है बेटा, ठीक है, जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो सबसे पहला अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल कहलाता है। या ऐसे बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल, ऐसे भी बोल सकते हो। या ऐसे बोलोगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलोगे बेटा? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सबसे पहले ये हम सेल को समझते हैं, सेल क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे बेटा मान लीजिए कि कोई भी घर बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनता है, कोई भी मकान बनता है, तो उस मकान में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रिक्स को ऐड करते हैं, ब्रिक लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, सीमेंट यूज करते हैं, फिर बालू यूज करते हैं, फिर उस पर फर्श कराते हैं, फर्श कराने के बाद से फिर पेंट करेंगे, पेंट करने के बाद से हमारा बिल्डिंग क्या होता है, अच्छा दिखता है। ठीक वैसे ही जो ह्यूमन का बॉडी होता है, जो ह्यूमन का बॉडी होता है, उसमें भी क्या होता है बेटा, सबसे पहला सेल होता है। सेल होगा, सेल के बाद से बेटा क्या होगा हमारे पास, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। सेल बनेगा, टिश्यू बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है ना। सेल से क्या बना? टिश्यू। या हम ऐसे बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज ए ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज ए बॉडी। तो बनता कैसे है बेटा, बनता कैसे है, हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूं कि बनता कैसे, जरा देखिएगा। आइए मैं आपको दिखाऊंगा बेटा कि सेल बनता कैसे है। ठीक है, देखिए जरा प्लीज, फोकस करिएगा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है बेटा, सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमारा बेटा टॉपिक है। एक मिनट में देखूं कलर विजिबल हो रहा है क्या। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, ये टॉपिक है बेटा। तो सबसे पहला बेटा हमारे पास क्या होता है, देखिएगा। सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गया, एक बॉडी बन गया या ऑर्गेनिज्म बन गया। ये क्लास आपको 6 से बताया जाता होगा, 6 से ही आप पढ़े होंगे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी क्या होता है। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखिएगा कि सबसे पहला जो सेल होता है, सेल, सेल होता क्या है, सेल होता क्या है, तो आप कहेंगे बेटा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसे क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ठीक है, क्या आपको पता है कि इन 1665 रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया था सेल का। रॉबर्ट हुक डिस्कवरी सेल, रॉबर्ट हुक
डिस्कवर्ड सेल, ठीक है। और इन 1663 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा? रॉबर्ट हुक वाज published a book micrographia 1663 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? एक किताब पब्लिश किया था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था बेटा? माइक्रोग्राफिया नाम था, ठीक है ना। तो ये वाला क्या था? जस्ट बेसिक जानकारी। मैं बेसिक जानकारी के बाद से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद बेटा आपको पता है कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं? सेल कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप कहेंगे टाइप्स ऑफ जो सेल होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक का नाम क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक, या हम ऐसे बोल सकते हैं, was published a book माइक्रोग्राफिया। हुआ क्या था कि टाइप्स ऑफ सेल 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। सेल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। आप कहोगे पहला यूनिसेलुलर। अच्छा मान लो मैंने क्या किया? मैं बोला कि टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल, on the basis of presence of cell, ठीक है। 2 टाइप्स का होगा। फर्स्ट होगा यूनिसेलुलर, सेकंड होगा मल्टी सेलुलर, ठीक है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड absence ऑफ सेल, नहीं सॉरी, प्रेजेंस एंड absence ऑफ न्यूक्लियस। ये 2 टाइप का होगा। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या होगा? यूकैरियोटिक। हम लोग इसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस या ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये 2 टाइप का हो गया। कौन कौन सा हो गया बेटा? प्लीज सुनिएगा। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है ना। तो ये है बेटा हमारा जस्ट जानकारी सेल के बारे में, ठीक है। आप चाहे तो इसे स्क्रीन को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, या आपको पता होगा, लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को समझते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है ये जानना है बेटा। तो आप कहेंगे कि जिसमें क्या होता है, एक ही टाइप का सेल होता है, जिसमें क्या होगा, ओनली 1 सेल्स आर प्रेजेंट या 1 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, यूनिसेलुलर। तो जिसके पास एक टाइप का सेल होगा यूनिसेलुलर होगा। जिनमें क्या होगा, एक से अधिक सेल होगा वो क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर हो जाएगा। तो यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल क्या क्या होगा?
यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल क्या होगा आपको पता है? सोच करके बताइए मुझे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या होगा। तो आपको पता है कि यूनिसेलुलर क्या होगा? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर हो जाएगा। क्या यूनिसेलुलर के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया आ सकता है क्या? बताइएगा। इशर्सिया कोलाई बैक्टीरिया आएगा या क्या इसके अंदर एल्गी फंगी आएगा? सर आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। आइए अब हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। मैं यहां पे हेडिंग दिखा रहा हूं, टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर बोल सकते हैं। पहले नंबर पर यूनिसेलुलर। पहले नंबर पर क्या है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का हम डिफिनेशन क्या कर सकते हैं? डिफाइन क्या करेंगे? दोज ऑर्गेनिज्म which have present one type of cell। इसमें सिर्फ क्या होता है? एक ही टाइप का सेल होता है, उससे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं वन टाइप ऑफ सेल। तो यूनिस एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, और क्या हो गया बेटा? यूग्लिना हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म one to many type of cell। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ह्यूमन, डॉग, काउ, ईटीसी। ये क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आइए हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे बेटा? जो दूसरा वाला है, दूसरा क्या है बेटा हमारे पास? पहला प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब क्या होगा बेटा? देखिएगा यहां पर लिखा है प्रो। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, या हम बोल सकते हैं अब्सेंट। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस अब्सेंट होता, तो क्या लिख देंगे? दोज ऑर्गेनिज्म which have not present न्यूक्लियस। जिनमें न्यूक्लियस क्या होगा बेटा? नहीं प्रेजेंट होगा, उसे हम बोल देंगे प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताइएगा जरा? बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया क्या होता है बेटा? प्रोकैरियोटिक होगा। और क्या हो सकता है? ई कोलाई। क्या होगा? ई कोलाई। और क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। और बेटा यू बैक्टीरिया। और क्या होगा? यू बैक्टीरिया। और भी कुछ होगा क्या? मिथेनोजेंस। ठीक है, कह सकते हैं। और क्या यहाँ पर एल्गी हो सकता है? एल्गी और फंगी हो सकता है क्या? ये हो गया प्रोकैरियोटिक। आप लिख सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है बेटा हमारे पास यूकैरियोटिक। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होगा बेटा? देखिएगा, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ट्रू का मतलब होगा बेटा प्रेजेंट। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म which have present न्यूक्लियस। तो वो हो जाएगा यूकैरियोटिक। अच्छा, इसका आप एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं यूकैरियोटिक में? तो आप यहां बोलेंगे एल्गी, और फंगी, और क्या बोल सकते हैं? ह्यूमन, और मैमल्स। ह्यूमन और मैमल्स। ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे? ईटीसी। तो ये हो गया यूकैरियोटिक। ठीक है ना, ये हो गया बेटा हमारा यूकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया बेटा हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और सेल क्या होता है। ठीक है, आइए हम लोग बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवरी किया था, तो आप बोलेंगे सेल। ठीक है, बोलेंगे ना? चलिए आइए क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि द टर्म सेल वाज गिवन बाय। क्वेश्चन पूछा है कि टर्म सेल वाज गिवन बाय, किसने सेल का टर्म दिया था? तो आपको पता होगा कि सेलुला शब्द से क्या हुआ था? सेल की डिस्कवरी हुई थी। सेलुला से सेल की डिस्कवरी हुई थी। तो टर्म कौन दिया होगा? अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि सेलुला की खोज किसने किया था, अगर मैं आपको बताऊं कि सेलुला की खोज किसने किया था, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? उसको खोजा था। बताइएगा, सही बोला हूं क्या? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा? इसको खोजा था। तो हम बोल सकते हैं टर्म सेलुला वाज गिवन बाय, टर्म सेलुला वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बिहाफ पर बेटा? किसके बिहाफ पे खोजा था? तो एक मरकस नामक ट्री था। मरकस के ट्री के सिलवाल को जब उन्होंने देखा ऑन माइक्रोस्कोप,
खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको पता चला कि बेटा बीच में क्या पक है, खाली जगह है। बीच में क्या है, खाली जगह है। उसी खाली जगह को उन्होंने नाम दे दिया सेलुला। क्या नाम दे दिया, सेलुला। तो सेलुला टर्म दिया था बेटा सेलुला का रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है बेटा, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेलुला का टर्म दिया था। क्या दिया था, टर्म दिया था। ओके, अच्छा, तो आइए इस बेटा हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके कंपाइल करके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिएगा टर्म सेलवाल क्या था, आप सुनिएगा। रॉबर्ट हुक जो थे ना बेटा, रॉबर्ट हुक उन्होंने क्या बनाया था, माइक्रोस्कोप। ओन माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या किया था, एक प्लांट था जिसका नाम था मरकस ट्री। मरकस ट्री का क्या लिया बेटा, सेलुलोज। सेलुलोज मतलब आप समझ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, सेलुलोज का मतलब क्या हो गया, उसके बार्क। क्या लिया था, बार्क, मरकस ट्री बार्क। मरकस ट्री का बार्क लिया था। और जब उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया तो पता क्या चला, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर पता चला, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। किसके जैसा बेटा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पता चला। उसी में बेटा, उसी में बीच में क्या था, बीच में क्या था, कुछ खाली जगह दिख रहा था। ठीक है, वैसे ही आपको पता होगा कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो ये ऐसे बेटा पूरे में क्या होगा, सर्कुलर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है ना, ऐसा क्या था, स्ट्रक्चर था। ठीक है, स्ट्रक्चर था। तो जो हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो बीच में खाली जगह दिखाई दिया। बीच में खाली जगह दिखाई दिया। उसी खाली जगह को उन्होंने नाम दिया सेलुला। क्या नाम दिया बेटा, सेलुला नाम दिया। ठीक है ना, सेलुला नाम दे दिया। तो जो सेलुला नाम था, सेलुला का मतलब क्या होता है, सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम या चैम्बर। लिटिल चैम्बर या लिटिल रूम, ठीक है ना, लिटिल चैम्बर या लिटिल रूम था वो। दूसरा सुनिएगा, दूसरा इसी बीच बीच में जो सेलुला था, उसी के बीच बीच में ऐसे बेटा ब्लैक ब्लैक स्पॉट पाए गए। देखिएगा ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट पाए गए। ठीक है, ऐसे स्पॉट पाए गए। इसी ब्लैक स्पॉट को रॉबर्ट हुक ने बोल दिया डेड सेल। डेड सेल। अब आप कहेंगे मतलब कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया था डेड सेल का। ओके, तो सर आप बता दीजिए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया था, बताइए जरा।
तो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिस्कवरी किया था लिविंग सेल। आगे हम उसकी कहानी सुनाएंगे, इंटरेस्टिंग है। पहले ये क्वेश्चन करेंगे। तो सेलुला का टर्म किसने दिया था? यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट लिख रहा हूं, आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, देखिएगा। टर्म सेलुला was given by रॉबर्ट हुक। टर्म दिया था रॉबर्ट हुक ने। टर्म दिया बेटा रॉबर्ट हुक। ठीक है, और इसी सेलुला से क्या हुए, इंस्पायर होकर के, सेलुला से इंस्पायर होकर के रॉबर्ट हुक का नाम रखा सेल। क्या हो गया? सेल। तो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है कि टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। बच्चों वाली सवाल है, किसने दिया था बेटा? रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी किया था। पहला क्वेश्चन, द टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। अगला वाला देखिएगा, द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर। ठीक है, कौन सा है बेटा जो अप्लाइड नहीं होता? किसके लिए सेल अप्लाइड नहीं है? तो एल्गी बेटा एक सेल होता है, वायरस सेल नहीं होता है, फंगी सेल होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ बताइए जरा। तो इसका आंसर हो गया बेटा वायरस। वायरस इज ए नॉट सेल। इज नॉट सेल। वायरस क्या है बेटा? सेल नहीं है। तो दूसरे का आंसर हो गया सी। दूसरे का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल्स इज नोन एज। मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल्स इज नोन एज। ये क्वेश्चन पूछा है बेटा आपको कि जो मेम्ब्रेन होता है उसके बीच में वैक्यूल्स होता है, तो उसका नाम है क्या? आपको नाम बताना है बेटा। क्या बताना है? नाम बताना है। तो तीसरे का जो आंसर वो होगा बेटा, वो होगा टोनोप्लास्ट। क्या होगा? टोनोप्लास्ट होगा। आइए, मैं एक सेल का, अगर मान लीजिए मेरे पास ये सेल है, सेल है ना, सबसे बाहर वाले का नाम क्या हो जाएगा? तो सबसे बाहर का नाम होगा सेल वॉल। उसके अंदर वाले का नाम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, या हम इसे क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मा भी बोल सकते हैं या साइटोप्लाज्म भी बोलेंगे। तो यहीं पर बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल्स। इसका नाम क्या है? वैक्यूल्स। तो क्वेश्चन कह रहा है द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल्स इज नोन एज। इसके अराउंड जो वैक्यूल्स मेम्ब्रेन होता है, उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। क्या होता है? टोनोप्लास्ट होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया फर्स्ट। तीसरे का आंसर हो गया बेटा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड। माइक्रोफिलामेंट की बात हुआ है।
माइक्रोफिलामेंट में पूछा है बेटा कि आंसर क्या होगा। आंसर क्या है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन, ठीक है ना, और क्या कहलाएगा? तो ट्यूबुलिन तो नहीं होगा बेटा। क्यों क्यों? ट्यूबुलिन क्या बनाता है? आपको याद है, अल्फा ट्यूबुलिन प्लस बीटा ट्यूबुलिन मिल करके क्या बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है। तो ट्यूबुलिन क्या होगा? नहीं होगा। फिर तो मायोसिन भी नहीं होगा, काइटिन भी नहीं होगा, ट्यूबुलिन भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा बच गया एक्टिन। तो माइक्रोफिलामेंट किससे बना होता है? एक्टिन से बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया बेटा ए। क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? बच्चों वाले सवाल, सेल्यूलोज, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स in the plasma membrane are located at प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ? ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो प्लाज्मा में कहाँ लोकेटेड होता है? तो इनर लिफलेट ऑफ द प्लाज्मा, इनर लिफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, द आउटर लिफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाँ। इवनली डिस्ट्रीब्यूट द इनर एंड आउटर नहीं, लिफलेट नहीं। तो आंसर क्या हो गया? बस 6 का आंसर हो गया 2। 6 का आंसर हुआ 2। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को, थोड़ा सा कंपटीशन को देखते हुए थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए।